इस वीडियो में हम करेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कह रहा है? इट सेज दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कोई भी बंदा जो एक्यूज्ड है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ विटनेस के तौर पे पेश हो। कि विटनेस की मीन्स कि वो अपने ही खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे। तो इट इज़ अ रूल अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। तो ये प्रोहिबिशन है अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट देनी अपने ही खिलाफ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है हमें अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ए किल्ड बी, अब यहाँ पे ए का ट्रायल चल रहा है तो प्रोसिक्यूशन उसको कंपेल कर सकता है, उसको पता ही है, मतलब उसको वो प्रिज्यूम करता है कि इसका ट्रायल चल रहा है, इसके खिलाफ एविडेंस होएगा, तभी तो इसका ट्रायल चल रहा है कि किसी और को ना पकड़ा गया हो। तो वो कंपेल कर सकता है कि उसको कहना कि तू अपने खिलाफ कि तू बता कि तूने मर्डर कैसे किया। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में उसको एक्यूज को प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उसको कंपेल ना किया जाए कि वो अपने ही खिलाफ एज अ विटनेस पेश हो। तो अपने ही खिलाफ वो कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे, नहीं दे सकता, क्योंकि ये इसको डिफेंस मिलता है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है कि वो अपने ही खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कोई कंपेल नहीं कर सकता उसे कि वो अपने खिलाफ कोई एविडेंस या फिर कोई स्टेटमेंट दे जो उसके अगेंस्ट जाए। तो इसका रीज़न क्या है कि ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वही गिल्ट प्रूव करेंगे उसका। तो जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है ये कैरी कर रहा है जनरल रूल of American and English law that is accused to be presumed innocent till proof guilty। तो ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का रूल है कि जो एक्यूज्ड है उसको इनोसेंट माना जाएगा जब तक उसकी गिल्ट प्रूव नहीं कर देता प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे इम्प्लाई होता है कि ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है उसके गिल्ट को प्रूव करना। अब ये जो प्रोविज़न थी ये बाय फिफ्थ अमेंडमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। अब ये जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का रूल था ये इट बिकेम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का जो स्कोप है ये हम डिस्कस करेंगे। ये केस है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला ये जो राइट दिया गया है, ये जो डिफेंस दिया गया अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को, ये एक्यूज को दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में इन्होंने ये भी बताया कि एक्यूज्ड हम किसको मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया, द एक्यूज्ड इज नॉट कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब एक्यूज है जो किसी ट्रायल में, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ कोई टेस्टिमनी या कोई एविडेंस दे कि वो उसी के खिलाफ उसको खुद ही विटनेस नहीं बना सकता प्रोसिक्यूशन। अब कंपल्शन किस चीज़ की? टू टू मेक हिम अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कंपल्शन किस चीज़ की? कि वो एविडेंस ना दे अपने ही खिलाफ एक ट्रायल में। अब फर्स्ट पॉइंट हम ये तीनों पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक्यूज्ड कौन होगा ऑफेंस का, हम किसको मानेंगे कि वो एक्यूज्ड है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला जिसके खिलाफ FIR फाइल हो चुकी हो, लॉज हो चुकी हो, और जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होगी हो। जैसे सेक्शन 155 जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं अंडर द CRPC, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होती है बाय द मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दी इन्वेस्टिगेशन इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहाँ पे जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है उस बंदे को हम एक्यूज़ मानेंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके खिलाफ पंचनामा
जो सपोज़ किसी के घर पे छापा पड़ा, उसको अरेस्ट करके ले गए और जो पंचनामा बनाती है पुलिस ऑफ़िसर, तो अगर ये सब हुआ है, तो उस बंदे को एक्यूज़ नहीं मानेंगे या फिर कोई किसी के खिलाफ कस्टम ऑफ़िसर के द्वारा कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी के खिलाफ, तो उसको भी हम उस बंदे को एक्यूज़ नहीं मानेंगे जिसके खिलाफ कस्टम ऑफ़िसर ने कोई एक्शन लिया है। अब ये केस था दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का केस था, जिसमें क्वेश्चन अराइज हुआ कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जो कंटेम्नर है, क्या हम उसको एक्यूज बोलेंगे? तो कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, अगर उसमें अपॉलजी टेंडर की जाए तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है उसके चार्जेस से। लेकिन ऐसा क्रिमिनल ट्रायल में नहीं हो सकता। अगर वो अपॉलजी टेंडर करता है फिर भी उसको प्रोसिक्यूशन मतलब उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलता है। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इज़ नॉट इक्वल टू जुडिशियल ट्रायल। तो यहाँ पे अगर तो तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का डिफेंस हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन और इंग्लिश लॉ के अंडर क्या डिफरेंस है और इंडिया में क्या डिफरेंस है। अमेरिकन और इंग्लिश लॉ में ये जो प्रोटेक्शन है ये दिया गया है एक्यूज को भी और विटनेस को भी। ना ही तो एक्यूज्ड अपने खिलाफ एज अ विटनेस पेश होएगा और विटनेस भी अपने खिलाफ विटनेस पेश नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया में ये जो प्रिविलेज है ये सिर्फ एक्यूज को मिली है, यहाँ पे ये विटनेस को नहीं मिली है। अब सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला है कि टू बी अ विटनेस, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 20 क्लॉज 3 के आर्टिकल में हमने पढ़ा था नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस। इसका मतलब ये है कि एक्यूज को हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन के आए। accused cannot be compelled to be a witness against himself। तो यहाँ पे क्वेश्चन एज टू व्हाट इज अ विटनेस, विटनेस हम किसको मानेंगे। कोर्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन गिवन इन इंडियन एविडेंस एक्ट दैट इज अ पर्सन कैन बी अ विटनेस। सिर्फ जो बंदा ओरल एविडेंस दे रहा है सिर्फ उसको ही विटनेस नहीं मानेंगे, लेकिन कोई भी इंसान जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा है या फिर इंटेलिजिबल जेस्चर दे रहा है ट्रायल में, फॉर एग्जांपल डम्ब विटनेसेस होते हैं, वो साइंस और जेस्चर्स के थ्रू ही एविडेंस देते हैं, तो उनको भी हम टू बी अ विटनेस ही मानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, ये क्वेश्चन अराइज हुआ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू 1961 का केस था। इस केस में इन्होंने बोला कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन कैसे कंसिडर होएगी, किस चीज़ को लेके हम बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है या फिर कोई भी हम एविडेंस दे रहे हैं, टेस्टिमनी दे रहे हैं, वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है इन नेचर। तो कोर्ट ने कहा सेल्फ इंक्रिमिनेशन मीन्स कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम पर्सनल नॉलेज के बेस पे दे रहे हैं, जो हमारे दिमाग में छिपा हुआ है वो हमारे स्टेटमेंट के थ्रू ही बाहर आ सकता है। तो अगर हम किसी को कंपेल करते हैं बाय एनी मींस कि वो कोई स्टेटमेंट दे अपने ही खिलाफ, जो जो भी उसने जिसके अगेंस्ट वो चार्ज कंटेंट कर रहा है, तो वहाँ पे अगर उसको कंपेल करके उससे स्टेटमेंट ली जाती है तो वो आएगी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर। लेकिन अगर सपोज़ कोई हम फुटप्रिंट्स वगैरह मांगे जाते हैं या उससे साइन करवाए जाते हैं ताकि वो मैच किए जाए बाय कोर्ट, कोर्ट प्रोसीडिंग के द्वारा, कोर्ट के थ्रू, तो वो वहाँ पे वो जो मटेरियल है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर डिफेंस में नहीं आएगा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 फॉरबिड टू से समथिंग अगेंस्ट वन सेल्फ बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, अब नेक्स्ट पॉइंट था कंपल्शन टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब यहाँ पे है कंपल्शन, किसी को कंपेल करना कि वो एविडेंस दे अपने खिलाफ। लेकिन अगर किसी को रिक्वेस्ट करके कोई स्टेटमेंट ली जाती है उसी के खिलाफ, तो वहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का डिफेंस नहीं मिलता।
नेक्स्ट पॉइंट है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी, 1977 का केस था, जिसमें इन्होंने बोला कि स्टेजेस क्या होंगी जहाँ जहाँ पे 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी हमें। तो यहाँ पे स्टेजेस बोली गई, प्रोटेक्शन गोज बैक टू द स्टेज ऑफ जहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, वहीं से ही आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, कि जहाँ पे बंदे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के थ्रू आफ्टर अरेस्ट अगर उसको कंपेल किया जाता है अपने खिलाफ एज अ विटनेस होने के लिए या एविडेंस कोई टेस्टिमनी देने के लिए, तो वहाँ पे वो डिफेंस ले सकता है और वहाँ पे उसको कंपेल नहीं किया जाएगा इवन ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि वो कोई स्टेटमेंट दे अपने खिलाफ। अब कौन कौन से ऑफेंसेस, कोई भी ऑफेंस जो पेंडिंग है ड्यूरिंग द ट्रायल और कोई भी इमिनेंट नेचर का कोई ऑफेंस है विच कंपेल हिम टू वॉलंटरली डिस्क्लोज, तो अगर वो इनवॉलंटरली डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन, अगर वो वॉलंटरली कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नहीं लगेगा, लेकिन अगर इनवॉलंटरली उसको कंपेल किया जाए to be a witness against himself by giving any evidence incriminating statement against himself, तो वहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का डिफेंस उसको मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम कंपेल जो फ्रेज है इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एनी काइंड ऑफ फिजिकल टॉर्चर या फिर साइकोलॉजिकल टॉर्चर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर इतना बना देना कि वो अपने खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे दे, या फिर कोर्स करके धक्के मुक्के से ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, या फिर इंटिमिडेट उसको डरा धमका के, इन सारे मीन से अगर उससे कोई स्टेटमेंट ली जाती है तो वहाँ पे उसको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का डिफेंस मिलना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010 का केस है ये। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, ये सारे जो टेस्ट हैं क्या इन पे भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का डिफेंस मिल सकता है। तो इनकी वैलिडिटी चेक हुई इस केस में। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्प किया, यहाँ पे स्टेट की कंटेंशन थी कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं ये जल्दी जल्दी नहीं मानते, इनको कंपेल करना पड़ता है थ्रू डिफरेंट मीन्स कि ये कोई स्टेटमेंट दे दें अपने खिलाफ या फिर कोई एविडेंस ले लें इनके खिलाफ ताकि केस सॉल्व हो सके। तो दीज टेस्ट हेल्प, तो स्टेट की कंटेंशन क्या थी, दीज टेस्ट हेल्प इन इंटेरोगेशन ऑफ सेक्स रिलेटेड क्राइम या एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम जो होते हैं। वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि एक मजबूरी है हमें कि इनको बाय दीज मीन्स हमें इनसे कोई स्टेटमेंट लेनी पड़ती है। तो अब इशू क्या अराइज हुआ इसमें, तो कोर्ट ने इशू अराइज किया कि इशू अराइज हुआ बिटवीन एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारे आर्टिकल 21 में है तो वो भी तो वायलेट होता है ना अगर हम किसी को कंपेल करते हैं कि वो अपने खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे दे। तो यहाँ पे इशू अराइज क्या हुआ कि इन एफिशिएंटली इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और दूसरी तरफ कि इंडिविजुअल के अपने जो राइट्स हैं वो भी वायलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 जज बेंच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 जज बेंच इस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया, these tests are testimonial compulsion and are prohibited under Article 20 Clause 3. These tests do not fall under Section 53 uh, Section 53 of the CRPC. वहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आर्टिकल सेक्शन 53 CRPC में। सेक्शन 53 CRPC का उसकी एक्सप्लेनेशन में इन्होंने जो बोला है पे कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे ब्लड सैंपल्स ले लें, ब्लड स्टेन्स ले लेने, सीमन, स्वॉब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्पटम, स्वेट, हेयर सैंपल्स, फिंगर नेल क्लिपिंग्स,
ये जो सारा मटेरियल है, ये जो प्रोवाइड किया जाता है 53 सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी, वो इक्वेट नहीं करता नार्को एनालिसिस से। ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, और नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग के केसेस में यहाँ पे पर्सनल नॉलेज ली जाती है थ्रू द ड्रग्स इन्फ्यूज टू द एक्यूज्ड, कि वो इतना अनकॉन्शियस हो जाता है कि वो कोई भी स्टेटमेंट दे देता है। तो इसलिए ये वायलेट कर रहा है इंडिविजुअल लिबर्टी को, और इट इज़ अगेंस्ट, सो इट इज़ अगेंस्ट द रूल हेल्ड इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कालू केस में, जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी स्टेटमेंट पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे अगर कंपेल करके ली जाती है तो वो वायलेट कर रही है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को, वहाँ पे डिफेंस मिलेगा एक्यूज़ को। तो ये जो 53 में जो सैम्पल्स लिए जाते हैं, जो मटेरियल लिया जाता है, ये वायलेट नहीं करता आर्टिकल 20। तो जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है, ये डज नॉट इक्वेट टू द मटेरियल प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53 ऑफ द सीआरपीसी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ 20 क्लॉज 3, एक तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे मिलती है और दूसरा एक्यूज़ को ही मिलती है। दीज टेस्ट आर इनवॉलंटरी टेस्टिमनी। अब क्योंकि इनको ड्रग्स वगैरह इन्फ्यूज़ करके अनकॉन्शियस स्टेट में इनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो एक तरह से इसका कैरेक्टर इनवॉलंटरी हुआ, तो ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 21 को। दीज टेस्ट आर फोर्सिबल इन्वेजन इनटू अ पर्सनस मेंटल process and also affront to human dignity often with grave and long lasting consequences। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि रिगार्डिंग द कंपेलिंग डिमांड ऑफ दीज टेक्निक्स। अब जैसे कोर्ट ने स्टेट ने कंटेंड किया था कि ग्रेव ऑफेंसेस में हमें इनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इनको ऐसे बाय डिफरेंट मीन्स कंपेल करना पड़ता है। उस रिलेट में कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर, बट इफ मैटर कम्स बिफोर द कोर्ट शैल इंटरप्रेट द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एमिनेबल टू सिटीजन एंड अप्लाई इन देयर फेवर ओनली। तो यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 था। तो आर्टिकल 20 यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, स्पेशली जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना।